हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। इन लास्ट लेक्चर आई टॉट यू अबाउट द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, बट टुडे वी विल फर्दर मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आपने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या रोल होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो किस तरीके से लोकेशन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। साथ में आपने ये भी समझा था कि जो इंडिया की साइज़ और लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज़ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये हमने समझ लिया था। ठीक है, हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में भी समझा था, और हमें पता है कि इंडिया जो है, अगर हम अर्थ को डिवाइड करें, ठीक है, 2 पार्ट में, तो वो अर्थ या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है, या फिर वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है। तो इंडिया जो है, अगर हम डिवाइड करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ पड़ता है, इसलिए हमारे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें हम नॉर्थ का प्रयोग करते हैं। और अगर हम अर्थ को डिवाइड करें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग, तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए हमारे जो लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें ईस्ट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ओके, ये तो हमने समझ लिया था। अब आज हम बात करेंगे थोड़ा सा और छोटी छोटी चीज़ों की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिगार्डिंग साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का साइज कितना है? ठीक है, तो इंडिया का जो साइज है वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना इंडिया का साइज? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया का टोटल साइज है। मतलब विश्व के जितने भी देश हैं उन सब के अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम इसको पूरा लिखना चाहें तो इसको पूरा लिख सकते हैं 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका एग्जैक्ट नंबर है। इस आप एग्जैक्ट नंबर को भी आप याद कर सकते हो, लेकिन याद करने की दृष्टि से ये शॉर्ट में थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में और जहाँ भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर आपको इसी फॉर्म में चीज़ें, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन्हीं में आपको चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, ये इंडिया का एरिया है, और ये वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.2% है। मतलब वर्ल्ड का जितना भी टोटल एरिया है उसका ये कितना परसेंट है? 2.2% एरिया है। ठीक है, और एरिया वाइज इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, एरिया वाइज क्या है? इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, इसके पहले जो 6 कंट्रीज आती है उनमें नंबर 1 पर आती है रशिया। रशिया दुनिया की एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, एरिया वाइज। ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज पूछा जाएगा तो आपको चाइना आंसर है। ठीक है, तो एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं, एरिया वाइज जो है रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। चौथे नंबर पर आता है चाइना। 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील। 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है आपका इंडिया। ठीक है, तो एरिया वाइज ये इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड। ठीक है, ये पॉइंट आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.2% है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, या इंडिया की हम पहले बात करते हैं टोटल बॉर्डर। टोटल बॉर्डर का मतलब क्या है कि हम यहाँ से चलें इस पॉइंट से, और घूमते हुए पूरे इंडिया की ये जो लाइन है इसको अगर हम मेजर करें पूरा, ठीक है, तो यहाँ से चलकर ये घूम के इस पूरी लाइन को मेजर करने के बाद यहाँ तक अगर हम पहुँचते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर फिर से यहाँ तक का, तो हमारी लैंड बाउंड्री का टोटल डिस्टेंस है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये इतनी बड़ी हमारी लैंड बाउंड्री है।
ठीक है। और अगर हम सिर्फ कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन का मतलब इंडिया की वो लैंड बाउंड्री जो समुद्र के किनारे पड़ती है, ठीक है, जिसको हम शुरुआत कर सकते हैं यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ पर हम आ सकते हैं नियर टू द व्हाट वी कॉल इट वेस्ट बंगाल की तरफ हम आ सकते हैं। तो इस तरफ अगर हम पहुँचे तो इंडिया की जो व्हाट वी कॉल इट समुद्री बाउंड्री है, ठीक है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। और इसके अंदर हम हमारे दो जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड है हमारे जो हमारे यूनियन टेरिटरीज दैट इज लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, इनको भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों आइलैंड को मिलाकर और पूरी कंट्री की जो ये कोस्टल लाइन है इनको मिलाकर टोटल कोस्ट लाइन हमारी होती है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसके अलावा हम इंडिया के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तरफ थोड़ा सा और बात करेंगे और बात करते करते हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। और वो जानकारी क्या है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वेस्ट में, सॉरी, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वेस्ट में शुरू होता है गुजरात से, ठीक है, और ख़त्म होता है अरुणाचल प्रदेश में जाकर। कहाँ जाकर ख़त्म होता है? अरुणाचल प्रदेश में जाकर, ठीक है। और नॉर्थ में इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हम शुरू करते हैं साउथ में, दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ से लेकर और ख़त्म करते हैं साउथ में कन्याकुमारी की तरफ, टिप की तरफ, और हम ख़त्म करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज़ ये कितना है 37.6 डिग्री नॉर्थ, 6 मिनट नॉर्थ। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के सेंटर से एक और लैटिट्यूड पास होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। इस लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस लैटिट्यूड को अगर आपको डिग्री में नापना हो तो आप इसको कह सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या कह सकते हो आप? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके से इंडिया को हम दो या तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट है उसको तो हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसके ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन भी हम उसको बोल सकते हैं। तो इंडिया में आपको दोनों प्रकार के क्लाइमेट एंजॉय करने को मिलेंगे इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से, दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको एक बार और मैं आपको एक वर्ल्ड का क्या हम अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। अर्थ की बनाने हमने ये इसमें बना दिया 0 डिग्री इक्वेटर। तो आपको समझना होगा कि 2 ट्रॉपिक्स हैं पूरे मैप के ऊपर, ठीक है। एक ट्रॉपिक तो जो मैंने यहाँ बना रखी है, जो यहाँ वर्ल्ड में यहाँ से पास होती है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक ट्रॉपिक यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में पास होती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ। समझ में आ गया? साउथ लगा है मतलब इक्वेटर के नीचे, नॉर्थ लगा है मतलब इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इक्वेटर वाली ये जो जगह है यहाँ पर सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है सन की रेज, मतलब सन की जो रेज है वो इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है। और इसलिए इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है इक्वेटर वाले एरिया में उसको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। अब इस इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ बढ़ें या नीचे की तरफ बढ़े, दोनों ही तरफ बढ़ने पर हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जो एरिया में डॉट डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो डॉट मैंने लगाए हैं, यहाँ पर जो है आपकी जो क्लाइमेट मिलता है वो मिलता है आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है।
ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी लगभग इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लगभग जैसे समान ही हो सकता है, क्योंकि सनरेज यहाँ पर भी सीधी आकर गिरती है ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, इसलिए यहाँ पर भी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि सन की रेज सीधे इक्वेटर पर गिरती है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जाते चले जाते हैं, सन की जो रेज है वो टिल्ट होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स अर्थ के सरफेस तक पहुँचने पर इसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने लग जाता है, ठीक है, या टेढ़ी होने लग जाती है। तो टेढ़ी होने की वजह से क्या होता है कि जो इसकी जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाते हो तो आपको क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होने लग जाता है, या कूलर क्लाइमेट की तरफ आप बढ़ते चले जाते हो। लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर की तरफ आते हो तो आपको हार्श क्लाइमेट महसूस होना लग जाता है। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, एक फैक्टर ये भी है कि सन की रेस इक्वेटर पर सीधी गिरती है, और इक्वेटर से जितना आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ोगे, व्हाट यू विल फाइंड कि टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इक्वेटर के कंपैरिजन में डिक्लाइन होते हैं, यहाँ कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है इक्वेटर के कंपैरिजन। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे दूर है, लेकिन ये वो जोन है, ये वाला जोन वो जोन है जहाँ पर सन की रेज जो है सीधी पड़ती है। इसलिए चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन हो चाहे इक्वेटोरियल रीजन हो, दोनों ही रीजन के अंदर, इस पूरे बेल्ट के अंदर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इस पूरे बेल्ट के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और हम भी इसी बेल्ट में लाई करते हैं। हमारा जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है वो इसी जोन में लाई करता है, इसलिए इस एरिया में हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। क्या होती है इस एरिया में? गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड्स है, ये सोलर रेडिएशंस जो है या सोलर एनर्जी जो है वो हर लैटिट्यूड पर बदल जाती है। ठीक है, तो कौन सा देश कौन से लैटिट्यूड पर पड़ता है, इससे आपको पता लग जाता है कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, सर्दी होगी। मतलब क्लाइमेट उसका कैसा होगा, कूलर क्लाइमेट होगा या हॉट क्लाइमेट होगा। तो आप उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप पता कर लो कि उस देश का जो लैटिट्यूड है वो कहाँ पड़ता है। अगर वो इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के आसपास पड़ता है तो वो वहाँ पर गर्म क्लाइमेट होगा। हाँ, इस एरिया में बारिश भी बहुत अच्छी होती है। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं या इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऐसे दूर चले जाते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स फिर वर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि यूरोप में जो है लोग गोरे क्यों होते हैं, वाई पीपल आर इट मीन्स फेयर, उनका जो स्किन का कम्प्लेक्शन है वो फेयर होता है। जबकि हमारे एरिया में जो है, जो इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन वाले जो देश हैं, यहाँ के देशों का जो स्किन का कम्प्लेक्शन है वो काफ़ी क्या पड़ता है, यू कैन कॉल इट डार्क कम्प्लेक्शन कंपेयरिंग टू दैट। तो उसके पीछे सीधा सा रीज़न यही है कि हम उस एरिया में रहते हैं जिस एरिया में गर्मी तेज पड़ती है। तो जहाँ गर्मी तेज होती है वहाँ पर आपको स्किन का कम्प्लेक्शन डार्कर नज़र आता है, और जहाँ गर्मी कम पड़ती है तो वहाँ पर स्किन का कम्प्लेक्शन आपको फेयर नज़र आता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि चूँकि ये जो लैटिट्यूड्स है, ये लैटिट्यूड्स आपको ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी जगह पर सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी कितनी मिलेगी, आप किस लैटिट्यूड पर हो वहाँ पर सनरेज कितनी गिरेगी। ये डिपेंड करता है कि आप इक्वेटर से या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कितने पास हो या कितने दूर हो। आप जितना दूर रहोगे, मतलब आप जितना इनके नीचे रहोगे या इनके ऊपर रहोगे, या तो आप किस एरिया में लाई करते हो या आप इस एरिया में लाई करते हो, तो सोलर एनर्जी डिक्लाइन होगी। क्यों डिक्लाइन होगी? क्योंकि टिल्ट हो जा रही है। तो टिल्ट हो जा रही है तो डिस्टेंस ज़्यादा, लाइट को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो इस वजह से एनर्जी डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन जैसे सामने वाली एरिया में हम आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता सनरेज को पहुँचने तक, तो यहाँ पर गर्मी की जो हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गिरती है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन। ठीक है, तो हमारा जो लैटिट्यूड्स है वो लैटिट्यूड्स हमारे यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इसको, हमारे लैटिट्यूड्स हमारे यहाँ पर क्लाइमेट डिफाइन करते हैं। इसका एग्जांपल आपको देखना है कि भाई जो आपके साउथ में रहने वाले लोग हैं उनका कम्प्लेक्शन आप देख लो, नॉर्थ में कश्मीर में रहने वाले लोगों का कम्प्लेक्शन आप देख लो, तो यू विल फाइंड कि भाई ऐसा कम्प्लेक्शन क्यों है। तो आपको पता है भाई यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ ऊपर की तरफ गर्मी कम पड़ने लग जाती है। ठीक है, टेम्परेट जोन, ये आपका टेम्परेट जोन हो गया, ये आपका सब टेम्परेट जोन हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको तेज़ गर्मी होगी तो यहाँ के लोगों का कम्प्लेक्शन ज़्यादा आपको डार्कर नज़र आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर तो जो है
व्हाट वी कॉल इट, जम्मू कश्मीर के अंदर के लोग जो होते हैं वो तो फेयरर होते हैं, और कन्याकुमारी के लोगों का कम्प्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, डार्कर होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड थिंग इज कि एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच वाला एरिया है, ये ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आपको नो शेडो जोन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? नो शेडो जोन। ये नो शेडो जोन्स क्या होते हैं? ये नो शेडो जोन्स वो एरिया होते हैं जहां पर साल में 2 बार, जहां पर साल में 2 बार जो है सन जो होता है वो सीधे आपको आपके हेड के ऊपर नजर आता है। और चूंकि सन हेड के ऊपर नजर आता है तो आपको आपकी जो परछाई है, जो शेडो है, वो आपको नजर नहीं आती। अगर आपको आपकी शेडो को देखना है तो वो आपके पाँव के नीचे होगी, तो उसको देखने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा, और जंप करके आपको पाँव के नीचे देखना पड़ेगा। तो ऐसा कहाँ पर होगा? ऐसी सिचुएशन कहाँ बनेगी? ऐसी सिचुएशन सिर्फ इस वाले एरिया में बनेगी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की तरफ है, मतलब हमारा पेनिनसुलर पार्ट। ठीक है, और इसके ऊपर वाले पार्ट में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए कि यहाँ पर सन जो है वो साल में 1 बार या 2 बार सिर के ऊपर क्यों होता है और यहाँ पर नहीं होता, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो सिंपल सा आंसर आपको देना है कि यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है कि सन सिर के ऊपर होता है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिलो वाला एरिया है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर वाला एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नो शेडो जोन, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ये नो शेडो जोन जो है चेन्नई में देखने को मिला था, और ये पूरे दिन नहीं रहता, ये पर्टिकुलर कुछ ही मिनटों के लिए रहेगा। साल में 2 बार किसी भी दिन पर्टिकुलर 2 ही, इट मीन साल में 2 बार और कुछ ही मिनटों के लिए रहेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, बस। ज़्यादा नहीं कि 4-4, 5-5 घंटे चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर कुछ ही मिनटों के लिए होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे भी रीज़न ये है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब अर्थ रोटेट करती है, यू नो वेरी वेल कि अर्थ जो है वो टिल्ट है। अगर हम अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है। अब टिल्ट होने की वजह से क्या होता है कि सन की जो रेज है, उस सन की रेज जब अर्थ पर ऊपर पड़ती है तो ये अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। यहाँ 2 प्रकार का रोटेशन होता है, रोटेशन भी होता है, रिवोल्यूशन भी होता है। तो उसकी वजह से ये फेनोमेनन जो है वो होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब दोनों तरीके का रोटेशन है, एक तो सूर्य के आसपास अराउंड द सन, और एक रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस। तो ऑन इट्स एक्सिस के पे जब घूमती है तो सन की रेज सन जहाँ सामने पड़ता है उस एरिया में दिन होता है, और जो एरिया सन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है वहाँ पर रात होती है। ठीक है, तो ये इसके पीछे एक फेनोमेनन है कि यहाँ पर इसके लिए आपको थोड़ा सा सिड्रल ईयर, साइड्रियल ईयर, इसके अलावा सोलर ईयर, ये सारी चीज़ें भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करती है। लेकिन हमें इतना ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है। तो लैटिट्यूड क्या करती है आपके लिए? लैटिट्यूड्स किसी भी देश की आपको उस देश का कहीं ना कहीं मौसम या क्लाइमेट या टेम्परेचर के बारे में नॉलेज दे देगा। आप वर्ल्ड के मैप पर कोई भी देश उठा लो, उस देश के कोऑर्डिनेट्स पता कर लो, लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स आप उसके पता कर लो, और जब आप उनके लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स को पता कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कौन से एरिया में पड़ता है, और उसके हिसाब से आप बता दोगे कि भाई यहाँ पर ठंड होगी या यहाँ पर गर्मी पड़ती होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। किसकी बात करेंगे? अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इंडिया के जो हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स थे इनका क्या रोल है। अभी हमने लैटिट्यूडनल का तो पढ़ लिया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे हम बढ़ेंगे, ये देखो 0 डिग्री इक्वेटर है और 8 डिग्री, 0 डिग्री से 8 डिग्री पास में, तो यहाँ हमारा गर्मी ज़्यादा होगी। तो इस एरिया में 23.5 डिग्री नॉर्थ तक हमारे यहाँ गर्मी तेज पड़ेगी। इसके ऊपर जाते जाते गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। बहुत दूसरे फैक्टर भी और लाई करते हैं, पर ये एक बेसिक रूल है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स कौन से? दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स का काम क्या है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा।
ये लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट जो है ये आपके देश में टाइम का ये आपके देश में क्या करते हैं, किसी भी देश में वर्ल्ड में ये टाइम डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। क्या डिसाइड करने में हेल्प करते हैं? टाइम डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ थोड़ी सी जाननी होगी कि अर्थ के ऊपर ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये जितने भी मैंने लॉन्गिट्यूड्स बनाए अर्थ के ऊपर, सन की एनर्जी को, जब सनलाइट अर्थ पे गिरती है तो सन की एनर्जी को इस लॉन्गिट्यूड से लेकर इस लॉन्गिट्यूड पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में सन की एनर्जी को कितना समय लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं? 4 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि इस 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में अराउंड 30 लॉन्गिट्यूड्स। कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 30। माइनस करके देख लो, अप्रॉक्स 30, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को आप माइनस करोगे तो अप्रॉक्स 30 आएगा। अप्रॉक्स वर्ड का यूज करो तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक, मतलब जितने भी लॉन्गिट्यूड से हर एक डिग्री, जैसे 68 डिग्री है तो 68 डिग्री है तो 69 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड की तरफ जब सनरेज आएगी तो इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक आने के बीच में 4 मिनट्स का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 मिनट्स का। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो हमारे यहाँ दिन होता है ना वो अलग अलग समय पर होता है। जैसे कहीं पर सूर्योदय पहले हो जाता है, कहीं पर सूर्योदय लास्ट में होता है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों अरुणाचल प्रदेश में? क्योंकि 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं। ये हमारा पहला लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा पहला लॉन्गिट्यूड है। और हमारा आखिरी लॉन्गिट्यूड कहाँ पड़ता है? गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर। तो इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड से तो सबसे पहले सनराइज कहाँ गिरेगी? यहाँ गिरेगी। क्यों यहाँ पर? क्योंकि सनराइजेज इन द ईस्ट। सन की जो रेज है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है। मैप के बेसिस पर अगर हम देखें तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है। तो सबसे पहले सनराइज होगा यहाँ पर और सबसे आखिरी में सनराइज होगा भारत में, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में सनराइज का जो डिफरेंस होता है वो 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होगा उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सनराइज होगा। तो भाई टाइम भी डिफरेंस हो गया। फिर तो भाई जहाँ पर सूर्योदय पहले हो गया वहाँ दिन पहले हो गया और फिर गुजरात तो लेट हो गया, क्योंकि गुजरात जब वहाँ सूर्योदय रहा था तो गुजरात सो रहा था 2 घंटे पहले। भाई 2 घंटे का गैप हो गया। 2 घंटे का गैप क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जाने में, सनलाइट को जाने में 4 मिनट लगते हैं। और इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जाने में 4 मिनट लगते हैं और इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में हमें 30 लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं। तो सिंपल सा हमारा मैथ्स है कि 30 × 4, एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट लगते हैं तो 120 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए? 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स का मतलब कितना हो गया? 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए। तो यहाँ पर सनराइज जब होगा उस सनराइज यहाँ पर 2 घंटे बाद होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और टाइम डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि वो तो 2 घंटे पहले उठ गए और उनका काम तो 2 घंटे पहले ही शुरू हो गया। हम तो 2 घंटे जो गुजरात में रहते हैं वो 2 घंटे बाद में उठेंगे। हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान भी काफ़ी डिफरेंस पे, तो यहाँ पर भी लगभग अराउंड 1.5 आवर या 1 आवर 45 मिनट्स के लगभग का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो वो तो हमसे पहले उठ गए और हम तो अभी तक उठे ही नहीं। तो काम वहाँ पहले शुरू हो गया, हमारा तो काम लेट शुरू हुआ है। वहाँ रात पहले हो गई, हमारे रात तो लेट हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है? टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि ये टाइम लैग होगा, क्योंकि अब देखो सन तो यहाँ पहले उगता है और सबसे एंड में उगता है। यहाँ पर सनराइज यहाँ पहुँचना सबसे आखिरी में होता है, फिर भी दोनों का टाइम एक जैसा है। अगर यहाँ 1:30 बज रहे हैं तो यहाँ भी 1:30 बजेंगे दोपहर को।
यहाँ पर अगर 1:30 बज रहे हैं तो यहाँ भी 1:30 ही बजेंगे। तो ऐसा क्यों कि जब 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों जगहों में, तो टाइम एग्जैक्टली सेम कैसे रहता है? तो इसका क्या करा हमने, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। और वो सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है इसके लिए कि हमने क्या किया, एक लाइन हमारे लिए डिसाइड की जो भारत के बीच में से निकलती, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, इंडियन प्राइम मेरिडियन। हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये लाइन इंडिया में पास करती है, ठीक है। ये लाइन इंडिया में जहाँ पास करती है वहाँ पर ये वो जगह है जहाँ का टाइम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? यहाँ का टाइम लिया जाता है, ठीक है। ये जगह कौन सी है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर भारत की वो जगह है जहाँ से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो पास होती है। और यहाँ पर जो टाइम होता है, ये टाइम पूरे देश में स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। मतलब यहाँ 1:30 बज गए तो यहाँ भी 1:30 है, यहाँ भी 1:30 है, यहाँ भी 1:30 है, यहाँ भी 1:30, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए सेम टाइमिंग करने के लिए कि किसी प्रकार का, क्योंकि टाइमिंग सेम रहना चाहिए। टाइमिंग अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा कि भाई हर जगह टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, तो पूरे भारत को आपको कोऑर्डिनेट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्लाइट्स के शेड्यूल कैसे बनेंगे, ट्रेन्स के शेड्यूल कैसे बनेंगे, ठीक है, आपके वर्किंग शेड्यूल्स कैसे बनेंगे, वर्क कैसे होगा, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का यूज़ किया। ये मिर्ज़ापुर दैट इज़ नियर टू इलाहाबाद, वहाँ से ये पास करती है। और यहाँ जो टाइम होता है, ये टाइम पूरे इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है कि देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, बट स्टिल द वॉचेज इन अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज इन गुजरात शो द सेम टाइम। व्हाई? तो सिंपल सा आंसर आपको बताना है, इट शोज द सेम टाइम बिकॉज in India we follow the standard meridian of India which passes through Mirzapur, that is nearby Allahabad in Uttar Pradesh, and the time here is taken as the standard time of India. That is why the watches in the whole country shows the same time. That will be your answer. और ऐसा क्यों होता है, 2 hours का लैग क्यों है टाइम का दोनों स्टेट के बीच में? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि there are 30 longitudes between 97 degree 25 minute east, that is in Arunachal Pradesh, to 68 degree 7 minute east in गुजरात। इन दोनों जगहों के बीच में 30 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और सन को एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। तो इस रीजन की वजह से जो है ये जो आपकी ये जो देर इज टाइम लैग ऑफ 2 hours। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसको हमने डिसाइड किया, ये यहाँ पर जो टाइम होता है वो पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन आएगा आगे। एक क्वेश्चन तो आपका हो गया, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात बट वॉचेस शो द सेम टाइम, व्हाई? ये आंसर लिखेंगे। और एक क्वेश्चन है और है, व्हाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम के लिए हम GMT का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अभी ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ये प्राइम मेरिडियन है, ये भी एक प्रकार की मेरिडियन है, जैसे ये मेरिडियन है वैसी ये भी एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ से इस ग्रीनविच से निकलती है लाइन, और इस ग्रीनविच से निकलने वाली ये जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से टाइम काउंट किया जाता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.30 hours आगे हैं। तो इसलिए हमारा टाइम, आपने कभी मोबाइल में भी देखा होगा कि GMT + 5 और 30 मिनट्स, ये हमारे टाइम स्टैंडर्ड है न्यू दिल्ली का, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सा रीज़न ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के टाइम को डिसाइड करने के लिए हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया, लेकिन जब हमें कोई विश्व में हमें कहीं आना जाना भी पड़ता है, टाइम शेड्यूल भी पड़ता है, तो टाइमिंग का शेड्यूल क्या होगा, कब हम पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो पूरी दुनिया के लिए ग्रीनविच मेरिडियन टाइम डिसाइड कर दिया है और हर देश का टाइम कैलकुलेट करके इसमें प्लस माइनस कर दिया जाता है। प्लस माइनस करने का मतलब ये कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में अगर इस रात के 12 बज रहे हैं
तो इंडिया में उस वक्त कितना टाइम होगा, आप कर दो 5 और 30 मिनट प्लस, क्या कर दो 5 और 30 मिनट्स प्लस, मतलब कितना टाइम हो गया इंडिया में, कितना हो गया 5:30 बज गए भारत में सुबह के, ठीक है। तो जब भारत में सुबह के 5:30 बजते तब ग्रीनविच मेरिडियन में 12 बज रहे होते हैं, तो ये GMT प्लस 5 और 30 मिनट्स, और GMT की जो उस तरफ है वहाँ माइनस में आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप इसको मान के चलो कि ये आपकी GMT है, इधर की तरफ जो टाइम शेड्यूल होगा उसमें प्लस लगेगा, इधर की तरफ जो टाइम शेड्यूल होगा उसमें माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियर, एनी डाउट इन इट, ओके। नाउ ये तो आपका हो गया लॉटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और इसके अलावा हमने साइज वगैरह के बारे में भी पढ़ लिया है। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक, अब हमारे थोड़ा सा नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो ये आपको इंडिया का मैप है। इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज़ में यहाँ आता है आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के इधर आता है अफगानिस्तान, ये नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, इस तरफ म्यांमार भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मालदीव। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है नेबरिंग कंट्रीज, और हमारे इनके साथ के रिलेशन आज के नहीं है, बहुत पुराने रिलेशन है, ठीक है। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी कोस्ट लाइन के नीचे एक ओशन है जिसको कहा जाता है इंडियन ओशन, ठीक है। हमारी कोस्ट लाइन जो है ये यहाँ से लेकर जाता है, ये इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब ये ओशन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड करती है। इंडियन ओशन के इस साइड वाले पार्ट को तो बे ऑफ बंगाल, इधर वाले पार्ट को अरेबियन सी, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते थे इंडियन ओशन। अब क्वेश्चन ये भी है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, तो उसके पीछे सिंपल सा आंसर है कि वाई इंडियन ओशन इज नेम्ड एज इंडियन ओशन, क्योंकि इस ओशन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन सिर्फ और सिर्फ इंडिया की है, इसलिए इस ओशन का नाम क्या रख दिया, इंडियन ओशन रख दिया, ठीक है। वाई इंडियन ओशन इज कॉल्ड इंडियन ओशन। तो ये कोस्ट लाइन्स हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है। क्यों स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों कोस्ट लाइन्स, इन कोस्ट लाइन से हम वर्ल्ड के अलग अलग देशों को हम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपके अरेबियन पेनिनसुला की तरफ आसानी से जा सकते हैं, इस एरिया से हम इजीली अफ्रीका की तरफ जा सकते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स उनके साथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और यही स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है हमको इधर हमारे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कांटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा व्हाट वी कॉल इट, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ पर हमें ये कोस्ट लाइन की वजह से हमें इजीली एक्सेसिबल हमारे लिए हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारा जो दुनिया से जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना कनेक्शन है, सिर्फ कोस्ट लाइन ही नहीं, कोस्ट लाइन का पता लगने से पहले, मतलब हम जब इसका इस्तेमाल जब से कर रहे हैं उसके पहले से हम वर्ल्ड से कांटेक्ट करते हैं। जब नेविगेशन नहीं था, जब आप ओशंस में या सीज़ में नेविगेशन करना नहीं जानते थे, उसके पहले से हम वर्ल्ड में जाते थे, सिल्क रूट के ज़रिए हम जुड़े हुए थे। हमारा कांटेक्ट जो हमारा जो सामान था यहाँ से दुनिया के दूसरे देशों में जाता था, लाइक कॉटन, स्पाइसेस, ठीक है, इंडिगो हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टील, आयरन वगैरह भी जाता था। तो बहुत सारी कमोडिटी हमारी दुनिया में जाती थी। दुनिया को हमने ज़ीरो दिया, वो ज़ीरो यहीं से ट्रैवल होकर गया था। दुनिया को हमने डेसिमल सिस्टम दिए, वो डेसिमल सिस्टम भी यहीं से ट्रैवल होकर दुनिया में गए थे। और बदले में हमने भी बहुत कुछ लिया है दुनिया से। हमारे यहाँ के उपनिषद, हमारे यहाँ के वेदों का नॉलेज, ये भी यहाँ से बाहर ट्रैवल किया। और बाहर से भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमने बाहर से लोगों से सीखी है जो भारत में आए। ये सारे सी रूट से नहीं आए थे, ये सारे लोग लैंड रूट से ही आए थे। तो इस तरीके से भारत की एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक, आपका फर्स्ट चैप्टर समझ में आया, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। आप मुझे स्कूल से नंबर लेकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल कंटिन्यू टू हेल्प। ओके, थैंक यू सो मच। और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है वो मैं एक आध दिन में आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।